हेलो बच्चों, मैं दीपिका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में आपका स्वागत करती हूं, जिसके टेक्निकल पार्टनर हैं मिशन ज्ञान। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 का विज्ञान विषय का अध्याय 14 ऊर्जा के स्रोत। तो इस पाठ के पिछले भाग में हमने समझा था कि ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत कौन कौन से हैं। तो इसमें हमने चर्चा की थी कि किस तरह से जीवाश्मी ईंधन के द्वारा, तापीय विद्युत संयंत्र के द्वारा और जल विद्युत संयंत्र के द्वारा ऊर्जा प्राप्त की जाती है। अब इस भाग में हम ऊर्जा के कुछ और पारंपरिक स्रोतों के बारे में चर्चा करेंगे, लेकिन ये वे ऊर्जा स्रोत हैं जिनके उपयोग के लिए हमें उन्नत तकनीकी की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं कौन कौन से स्रोत हैं। तो इसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं जैव मात्रा, बायोमास। तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ पौधे और जीव जंतु क्या हैं, पृथ्वी पर जैव मात्रा है। आप ये भी जानते हैं कि पुराने समय से ही लकड़ी का ईंधन के रूप में प्रयोग होता आ रहा है। मनुष्य बहुत ही पुराने समय से लकड़ी का या गोबर आदि का उपयोग ईंधन के रूप में करता आ रहा है। तो ये जो ईंधन है ये पादप एवं जंतु उत्पाद है। लकड़ी हमें पौधों से प्राप्त हो रही है और जो गोबर है वो हमें जंतुओं से प्राप्त हो रहा है। तो इसीलिए इन ईंधन के स्रोत को हम क्या कहते हैं, जैव मात्रा कहते हैं, क्योंकि क्या है, ये जैविक पदार्थ हैं, जैविक मात्रा है। लेकिन इन ईंधनों के उपयोग में कुछ नुकसान भी है। क्या क्या समस्याएं हैं? एक तो ये अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं। लकड़ी गोबर आदि से अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती है और इन्हें जलाने पर अत्यधिक धुआं भी निकलता है। इनसे जो धुआं निकलता है उसकी मात्रा भी अधिक होती है, प्रदूषण अधिक होता है। इसलिए इन ईंधनों की दक्षता में वृद्धि करने के लिए प्रौद्योगिकी का सहारा लेना आवश्यक है। अब क्योंकि ये जो ईंधन के स्रोत हैं ये हमें आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं, तो इसीलिए इनका उपयोग हम सरलता से कर लेते हैं, लेकिन इनसे हम अधिक दक्षता से ऊर्जा प्राप्त कर पाएँ, इसके लिए हमें उन्नत प्रौद्योगिकी की यानी कि नई नई तकनीक का सहारा लेना आवश्यक है। तो किस तरह से हम तकनीक के द्वारा इन ऊर्जा स्रोतों की दक्षता में वृद्धि कर सकते हैं? तो देखिए, जब हम लकड़ी को वायु की सीमित आपूर्ति में चलाते हैं, हमने क्या किया है, वायु की आपूर्ति यहाँ पर सीमित कर दी है, वायु हम इसे कम मात्रा में दे रहे हैं, तो क्या होता है, इसमें उपस्थित जल और जो वाष्पशील पदार्थ हैं ये बाहर निकल जाते हैं। जब हम इसको वायु की सीमित आपूर्ति में दहन करते हैं तो जो वाष्पशील पदार्थ हैं और जल है वो बाहर निकल जाते हैं और अवशेष के रूप में क्या रह जाता है, पीछे चारकोल शेष रह जाता है। तो ये जो चारकोल है ये बिना ज्वाला के साथ जलता है और इससे अपेक्षाकृत कम धुआं निकलता है। तो हमने क्या किया, जो भी समस्याएं इन ईंधनों के दहन में आ रही थी उसे दूर कर दिया। अब ये ज्वाला बिना ज्वाला के साथ में जलेगा और इससे उत्पन्न होने वाला जो धुआं है वो भी कम होता है, प्रदूषण कम होता है। इसी के साथ साथ इसकी ऊष्मा उत्पन्न करने की दक्षता भी अधिक होती है। इससे हम अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने क्या किया है, यहाँ पर तकनीक का सहारा लेकर जो ईंधन है हमारे उनकी दक्षता में वृद्धि कर दी है। इसी तरह से हम बायोगैस का उत्पादन भी करते हैं। गोबर, फसलों के कटने के पश्चात बचे हुए अपशिष्ट या फिर जो सब्जियों के अपशिष्ट हैं, ऐसे जो पादप उत्पाद हैं या फिर जो वाहित मल हैं, जब ये ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में अपघटित होते हैं तो किसका निर्माण होता है, बायोगैस का निर्माण यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर देखिए, जो भी पदार्थ काम में आ रहे हैं वो सब क्या हैं, या तो पौधों से प्राप्त हो रहे हैं या जंतुओं से प्राप्त हो रहे हैं। ये सभी क्या है, जैव मात्रा हैं। या तो फसलों के कटने के बाद में जो शेष बचा हुआ भूसा रह गया है, चारा रह गया है, या फिर जो गोबर आदि है, सब्जियों के छिलके आदि हैं, या फिर जो मनुष्य के द्वारा उत्पन्न भी कोई ऐसा कचरा है, वाहित मल आदि है, या फिर जो अपघटित होने वाला कचरा है, बचा हुआ खाद्य पदार्थ हैं, ये सभी अपघटित होते हैं कब, वायु की अनुपस्थिति में। तो बायोगैस का निर्माण होता है, इनसे बायोगैस निकलती है। तो इस प्रक्रिया का उपयोग हम बायोगैस उत्पादन में करते हैं। देखिए, इस गैस को बनाने में उपयोग होने वाला जो आरंभिक पदार्थ है वो क्या है, मुख्यतः गोबर है। तो इसीलिए इसका प्रचलित नाम क्या रख दिया गया है, गोबर गैस रखा गया है। गोबर गैस के नाम से हम इसे जानते हैं क्योंकि इसका निर्माण मुख्यतः किससे हो रहा है, गोबर से हो रहा है। तो इस जैव गैस को एक संयंत्र में उत्पन्न किया जाता है, इसके लिए एक प्लांट स्थापित किया जाता है, बायोगैस प्लांट कहते हैं इसे। इस संयंत्र में ईंटों से बनी गुंबद जैसी संरचना होती है।
जो बायोगैस प्लांट बनाते हैं वो किससे बनाया जाता है, ईंटों से बनाया जाता है। ऐसे गुंबद के आकार की संरचना होती है, इस तरह से जो है एक टंकी इस तरह से बनाई जाती है, ऊपर एक गुंबद के आकार की संरचना इसमें होती है। तो जैव गैस बनाने के लिए जो मिश्रण टंकी है उसमें गोबर तथा जल का एक गाढ़ा घोल डाला जाता है। इसे क्या कहते हैं, कर्दम या स्लरी इसे कहते हैं। इसको बनाया जाता है और फिर इसे समपाचित्र डाइजेस्टर में भेज दिया जाता है। क्या किया जाता है, पहले गोबर लिया जाता है, उसमें जल मिलाया जाता है, गाढ़ा घोल तैयार किया जाता है, ये घोल स्लरी कहलाता है और फिर इसे आगे समपाचित्र में भेज दिया जाता है अपघटित होने के लिए। तो देखिए जो समपाचित्र है ये क्या है, चारों ओर से एक बंद कक्ष होता है जिसमें ऑक्सीजन नहीं होती है। देखिए यहाँ पर ये जो कक्ष है कैसा है, बंद है। अगर ये खुला होगा तो इसमें ऑक्सीजन चली जाएगी, तो इसीलिए बंद कक्ष बनाया जाता है जिसमें ऑक्सीजन अनुपस्थित होती है। तो जो अवायवीय सूक्ष्मजीव हैं, अवायवीय सूक्ष्मजीव क्या होते हैं, जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, वायु की अनुपस्थिति में भी ये जीवित रह पाते हैं। तो जो अवायवीय सूक्ष्मजीव हैं जिन्हें जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती है, ये क्या करते हैं, गोबर की स्लरी के जटिल यौगिकों को अपघटित कर देते हैं। यानी कि क्या हो रहा है, यहाँ पर जो जटिल यौगिक हैं वो सरल यौगिकों में अपघटित हो जाते हैं। किसके द्वारा, अवायवीय जीवाणुओं के द्वारा। और कहाँ पर होंगे ये, समपाचित्र के अंदर। तो इस अपघटन प्रक्रम को पूरा होने और इसके फलस्वरूप मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन तथा हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होने में कुछ दिन लगते हैं। कुछ दिनों का समय यहाँ पर लगता है। धीरे धीरे ये जो अवायवीय सूक्ष्मजीव हैं ये इस स्लरी को अपघटित करते रहते हैं और इससे मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसें उत्पन्न होती हैं। यानी कि बायोगैस का निर्माण यहाँ पर होता है। देखिए चित्र के माध्यम से समझ लेते हैं। ये जो है बायोगैस प्लांट की संरचना है, कुछ इस तरह का बना होता है। तो यहाँ से ऊपर की ओर जो है इसमें एक रास्ता बनाया जाता है जहाँ से स्लरी को नीचे डाला जाता है। ये जो बंद कक्ष है ये क्या है, समपाचित्र है। तो यहाँ से ये स्लरी समपाचित्र में भेज दी जाती है और यहाँ पर क्या होगा, जो अवायवीय सूक्ष्मजीव हैं वो इस स्लरी का अपघटन करेंगे जिसके फलस्वरूप गैसों का निर्माण होगा। तो जो बायोगैस बनेगी, क्योंकि गैस हल्की होती है तो ऊपर इस गैस टंकी में इकट्ठी हो जाती है जिसे पाइपों के माध्यम से बाहर निकाल लिया जाता है और जो शेष बचा पदार्थ होता है उसे उर्वरक के रूप में, खाद के रूप में काम में लिया जाता है। तो ये जो जैव गैस उत्पन्न हो रही है ये एक उत्तम ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक मीथेन गैस होती है। तो यहाँ पर जो जैव गैस है उसे ईंधन के रूप में उपयोग में लिया जाता है। इसके अलावा ये जो गैस है ये धुआं उत्पन्न किए बिना जलती है। लकड़ी, चारकोल तथा कोयले के विपरीत जैव गैस के जलने के पश्चात राख जैसा कोई अपशिष्ट शेष नहीं बचता है। तो ये भी इसके उपयोग का एक फायदा है। जब हम लकड़ी को जला रहे हैं, चारकोल को जला रहे हैं या कोयले को जला रहे हैं तो इनके दहन के पश्चात राख का निर्माण होता है जिसका निपटारा करना भी कठिन हो जाता है। लेकिन जब हम किसका उपयोग कर रहे हैं, जैव गैस का उपयोग कर रहे हैं, तो एक तो ये बिना धुआं उत्पन्न किए हुए जलती है और इसी के साथ साथ इसके दहन के पश्चात कोई अपशिष्ट भी प्राप्त नहीं होता है। इसकी तापन क्षमता भी उच्च होती है। तो इसीलिए जैव गैस जो है इसका उपयोग प्रकाश के स्रोत के रूप में भी किया जाता है। हम ईंधन के रूप में भी कर रहे हैं और प्रकाश के स्रोत में, लाइटिंग में भी इसका उपयोग करते हैं। इसी के साथ साथ जैव गैस संयंत्र में जो शेष बची स्लरी है इसे समय समय पर संयंत्र से बाहर निकालते रहते हैं। तो ये जो बची हुई स्लरी है ये भी बहुत ही काम की होती है। देखिए इस स्लरी में नाइट्रोजन तथा फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं, इसीलिए ये एक उत्तम खाद के रूप में काम आती है। तो यहाँ पर हमें जो शेष बची हुई स्लरी है उसे भी फेंकना नहीं होता है। क्या किया जाता है, उसका एक खाद या उर्वरक के रूप में उपयोग कर लिया जाता है क्योंकि उसमें नाइट्रोजन और फास्फोरस प्रचुर मात्रा में होते हैं। तो इस प्रकार जैव अपशिष्टों व वाहित मल के उपयोग के द्वारा जैव गैस निर्मित करने से हमारे कई उद्देश्यों की पूर्ति हो रही है। बहुत सारे फायदे हमें इससे होते हैं, जैसे कि एक तो हमें ऊर्जा का सुविधाजनक दक्ष स्रोत मिलता है क्योंकि जो जैव गैस है वो बिना धुआं उत्पन्न किए हुए जल रही है, इसकी तापन क्षमता भी उच्च है, तो हमें इससे अधिक दक्षता से ऊर्जा प्राप्त होती है।
इसी के साथ साथ हमें खाद भी मिलती है और साथ ही साथ अपशिष्ट पदार्थों के निपटारे का सुरक्षित उपाय भी मिल जाता है। हमें बहुत अधिक मात्रा में इससे ऊर्जा प्राप्त हो रही है, खाद भी मिल रही है और जो जैविक कचरा है उसके निपटान भी हमारे लिए जो समस्या थी वो भी यहाँ पर समाप्त हो गई, क्योंकि वो जो जैविक कचरा है उसका यहाँ पर अपघटन हो जाता है। तो ये जो जैव मात्रा है ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। जैसे ही जैविक कचरा इकट्ठा हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उससे जैव गैस का उत्पादन कर लेंगे। तो बार बार हम इससे ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं, इसीलिए क्या है, ये नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। आगे बढ़ते हैं। तो ये जो जैव गैस है इसको समपाचित्र के ऊपर बनी गैस टंकी में एकत्र कर लिया जाता है। जो हमारा समपाचित्र है उसके ऊपर इस तरह की गैस टंकी बनाई जाती है। क्योंकि गैस हल्की होती है तो ये ऊपर की ओर उठती है और ऊपर बनी गैस टंकी में संचित हो जाती है, जिसे पाइपों के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। इसमें से पाइप निकले होते हैं और जहाँ से इस गैस को बाहर निकाल लिया जाता है। तो जैव गैस को गैस टंकी से उपयोग के लिए पाइपों के द्वारा बाहर निकाल लिया जाता है। तो इस तरह से जो जैव मात्रा है उसका उपयोग हम ऊर्जा के उत्पादन के लिए करते हैं। इससे हमें जैव गैस भी प्राप्त हो रही है और साथ ही साथ जो शेष बची हुई स्लरी है उसका उपयोग हम खाद या उर्वरक के रूप में भी करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऊर्जा स्रोत की हम बात कर रहे हैं। तो आगे है पवन ऊर्जा। तो देखिए पवनों की उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। जब थल और जल का असमान तापन होता है तो वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है। देखिए सूर्य के विकिरणों के द्वारा भूखंडों तथा जलाशयों के असमान तप्त होने के कारण वायु में गति उत्पन्न होती है और पवनों का प्रवाह होता है। इस चीज़ को हम पहले पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब थल और जल असमान रूप से गर्म होते हैं तो जो गर्म क्षेत्र है वहां से वायु ऊपर उठती है और ठंडे क्षेत्रों से वायु उस ओर प्रवाहित होती है। तो वायु में क्या होगा, गति उत्पन्न होगी और इसी कारण पवनों का प्रवाह होता है। तो जो पवन ऊर्जा है इसका उपयोग शताब्दियों से पवन चक्कियों के द्वारा यांत्रिक कार्यों को करने में होता रहा है। पुराने समय से ही इस पवन ऊर्जा का उपयोग हो रहा है, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे तकनीक का विकास होता जा रहा है तो अन्य कार्यों में भी इसका उपयोग किया जाने लगा है। विद्युत उत्पादन में भी इसका उपयोग होने लगा है। देखिए पवन चक्की के द्वारा प्रचालित जल पंप जो है, जिनमें क्या किया जाता है, पानी को ऊपर उठाया जाता है, इनमें पवन चक्की की पंखुड़ियों की घूर्णी गति का उपयोग कुओं से जल खींचने के लिए होता है। कुओं से जल को बाहर निकालने के लिए जो जल पंप लगाए जाते हैं वो किस पर आधारित होते हैं कि जब पवन चक्की की पंखुड़ियां घूर्णी गति करती है तो जो जल पंप है वो कार्य करता है और कुओं से पानी जो है वो बाहर आ जाता है। लेकिन आजकल पवन ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने में भी किया जाता है, क्योंकि प्रौद्योगिकी का विकास हो गया है, नई नई तकनीकें आ गई है, तो पवन चक्कियों के द्वारा विद्युत का उत्पादन भी किया जाता है। क्या होती है पवन चक्की? पवन चक्की की संरचना किसी ऐसे विशाल विद्युत पंखे के समान होती है जिसे किसी दृढ़ आधार पर कुछ ऊंचाई पर खड़ा कर दिया जाता है। देखिए यहाँ पर चित्र में दिखाई दे रहा है, नीचे इस दृढ़ आधार पर जो है ऊंचाई पर इस पवन चक्की को लगाया जाता है। पंखे के समान जो है वो इसकी संरचना होती है, तो एक विशाल पंखे जैसा ही हमें दिखाई देता है। पवन चक्की की घूर्णी गति का उपयोग विद्युत उत्पन्न करने के लिए विद्युत जनित्र के टरबाइन को घुमाने के लिए किया जाता है। जब हमें विद्युत उत्पन्न करनी है तो इस ऊर्जा का उपयोग किस कार्य में किया जाएगा? जो विद्युत जनित्र का टरबाइन है उसे घुमाने के लिए किया जाता है और फिर इससे विद्युत का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यदि हमने क्या किया है, केवल एक ही पवन चक्की लगाई है तो इससे जो विद्युत उत्पन्न होती है उसकी मात्रा बहुत ही कम होती है। तो किसी एकल पवन चक्की का निर्गत बहुत ही कम होता है, इससे जो उत्पन्न विद्युत है वो बहुत ही कम होती है, जिसका कोई व्यापारिक उपयोग नहीं होता है। क्योंकि इससे उत्पन्न विद्युत की मात्रा बहुत ही कम है तो हम इसका व्यापारिक उपयोग नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है, किसी विशाल क्षेत्र में बहुत सी पवन चक्कियाँ लगाई जाती है और इस क्षेत्र को हम क्या कहते हैं? पवन ऊर्जा फार्म कहते हैं। क्या किया है हमने, यहाँ पर एक बड़े भूभाग पर बहुत सारी पवन चक्कियाँ लगा दी है, तो उस क्षेत्र को हम क्या कह रहे हैं? क्या है ये? पवन ऊर्जा फार्म है। तो अब क्या होगा, एक पवन चक्की से तो उत्पन्न विद्युत की मात्रा बहुत कम थी, लेकिन जब इतनी सारी पवन चक्कियाँ हमने लगा दी है तो विद्युत का उत्पादन उनसे
अधिक होता है तो व्यापारिक स्तर पर विद्युत प्राप्त करने के लिए किसी विद्युत ऊर्जा जो पवन ऊर्जा फॉर्म है उसकी सभी पवन चक्कियों को परस्पर युग्मित कर लिया जाता है। सभी पवन चक्कियों के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न हो रही है उसे युग्मित कर लिया जाता है, जिसके फलस्वरूप प्राप्त नेट ऊर्जा जो है वो सभी पवन चक्कियों द्वारा उत्पन्न विद्युत ऊर्जाओं के योग के बराबर होती है। एक एक पवन चक्की के द्वारा उत्पन्न विद्युत कम है, लेकिन यदि हम नेट विद्युत की बात करें, सभी पवन चक्कियों के द्वारा उत्पादित जो विद्युत है उसकी मात्रा अधिक होती है, जिसका व्यापारिक स्तर पर उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। देखिए, पवन ऊर्जा भी क्या है? एक नवीकरणीय ऊर्जा का एवं एक पर्यावरण हितैषी और दक्ष स्रोत है। अभी हम बात कर रहे हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत की, तो हम बार बार जैसे जैसे पवन चलती है, पवन चक्कियाँ घूर्णन करती है, तो बार बार हम इससे विद्युत का उत्पादन कर सकते हैं। इसी के साथ साथ ही पर्यावरण हितैषी भी है और दक्ष स्रोत भी है। पर्यावरण को भी इससे कोई खास नुकसान नहीं हो रहा है। इसके द्वारा विद्युत उत्पादन के लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता भी हमें नहीं है। जब हमने एक बार पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित कर दिया है तो हमें इसके लिए बार बार धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। जैसे ही पवनें चलती है विद्युत का उत्पादन इनसे होता रहता है। लेकिन देखिए, पवन ऊर्जा के उपयोग करने की कुछ सीमाएं भी है। इसके लाभ तो बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ सीमाएं भी इसके उपयोग की है। क्या क्या है? पवन ऊर्जा फॉर्म केवल उन्हीं क्षेत्रों में स्थापित किए जा सकते हैं जहां वर्ष के अधिकांश दिनों में तीव्र पवन चलती हो, जहां पर पवन जो है बहुत ही तेजी से चलती हो, तीव्र चलती हो और वर्ष के अधिकांश समय तीव्र पवनें चलती हो। उन्हीं क्षेत्रों में हम इन पवन ऊर्जा फॉर्म को स्थापित कर सकते हैं। इसके अलावा टरबाइन की आवश्यक चाल को बनाए रखने के लिए पवन की चाल 15 किलोमीटर प्रति आवर से अधिक होनी चाहिए। यदि पवन की गति कम होगी, 15 किलोमीटर प्रति आवर से धीमी गति से पवन गति करेगी, तो जो पवन चक्कियां हैं वो घूम नहीं पाएगी, टरबाइन जो है वो इनके द्वारा नहीं घूम पाएगी। तो इसीलिए पवन जो है उनकी गति भी तेज होनी आवश्यक है। और क्या क्या सीमाएं हैं इसकी? जो संचायक सेल हैं, ऐसी कोई पूर्तिकर सुविधा भी इनके साथ में होनी चाहिए। ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा ही पवनें चलती रहे। तो जब कभी पवन नहीं चल रही है तो संचायक सेलों जैसे कोई पूर्तिकर व्यवस्था भी यहाँ पर होनी चाहिए, जिसका उपयोग ऊर्जा की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए उस समय भी किया जा सके जब पवन नहीं चलती हो, जब पवन धीमी गति से चल रही है या बिल्कुल नहीं चल रही है और उस समय हमें ऊर्जा की आवश्यकता है, तो उसके लिए हमें संचायक सेलों जैसी कोई व्यवस्था भी करनी पड़ती है। इसी के साथ साथ ऊर्जा फॉर्म स्थापित करने के लिए एक विशाल भूखंड की आवश्यकता होती है। अभी हमने समझा कि एकल पवन चक्की के द्वारा तो अधिक मात्रा में विद्युत उत्पन्न नहीं की जा सकती है। बहुत सारी पवन चक्कियाँ इसके लिए हमें स्थापित करनी होती है, तो इसके लिए हमें एक बहुत बड़े क्षेत्रफल की आवश्यकता होती है। 1 मेगावाट के जनित्र के लिए पवन फार्म को लगभग 2 हेक्टेयर भूमि चाहिए। पवन ऊर्जा फॉर्म स्थापित करने की आरंभिक लागत जो है वो भी अधिक होती है। बार बार तो हमें इसके लिए धन खर्च नहीं करना है, लेकिन जब हम इस पवन ऊर्जा फॉर्म को स्थापित कर रहे हैं तो इसकी आरंभिक लागत भी अधिक होती है। इसी के साथ साथ और भी समस्याएं हैं, जैसे कि पवन चक्कियों के दृढ़ आधार तथा पंखुड़ियां वायुमंडल में खुले होने के कारण अंधड़, चक्रवात, धूप, वर्षा आदि प्राकृतिक थपेड़ों को सहन करते हैं। बारिश भी इनके ऊपर आती है, धूप भी तेज आती है, तो इनके संक्षारण की संभावना भी अधिक होती है। तो इसीलिए इनके लिए उच्च स्तर के रख रखाव की आवश्यकता होती है। जब हमने इन ऊर्जा फॉर्म को स्थापित किया तो उसकी लागत भी अधिक थी और इसी के साथ साथ इसके रख रखाव की आवश्यकता भी हमेशा पड़ती है, तो इसमें भी धन खर्च होता है। तो इसीलिए ये जो पवन ऊर्जा फॉर्म होते हैं ये थोड़ी अधिक लागत के होते हैं। यद्यपि ये ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं और उन्नत प्रौद्योगिकी की सहायता से हम इनसे अधिक मात्रा में ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। इनसे पर्यावरण को भी कम नुकसान पहुंचता है, तो ये पर्यावरण हितैषी भी हैं। तो इसीलिए हमें ये जो ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत हैं इनके उपयोग पर अधिक बल देना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। अब कर लेते हैं हम इस भाग से संबंधित कुछ
प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमें यहाँ पर दिया है कि हमारी सुविधा के लिए पवनों तथा जल ऊर्जा के पारंपरिक उपयोग में किस प्रकार के सुधार किए गए हैं। अभी हमने बात की पवन ऊर्जा की कि यहाँ पर क्या किया गया है, तकनीकी का विकास किया गया है जिससे कि हम इससे अधिक दक्षता से ऊर्जा प्राप्त कर सकें। इसी तरह जो पुराने समय में हम जल ऊर्जा प्राप्त करते थे, जल के द्वारा हम विद्युत का उत्पादन करते थे, उसमें और आज के समय में बहुत अधिक तकनीकी का अंतर आ गया है, तो इनकी दक्षता में भी वृद्धि हो गई है। तो क्या लिखेंगे इसमें हम कि पुराने समय में पवन ऊर्जा का उपयोग पंप द्वारा पानी निकालने व आटा पीसने की चक्की को चलाने के लिए किया जाता था। पुराने समय में तो हम कुछ यांत्रिक कार्यों के लिए इसका उपयोग करते थे, लेकिन जैसे जैसे तकनीकी में सुधार होता गया तो उसके द्वारा आजकल पवन की गतिज ऊर्जा का प्रयोग विद्युत उत्पादन में भी किया जाने लगा है। इसके द्वारा बड़े पैमाने पर विद्युत उत्पन्न की जाती है। इसी के साथ साथ हम बात करें जल ऊर्जा की, तो पुराने समय में बहते जल की जल ऊर्जा का उपयोग विद्युत उत्पादन में किया जाता था। जहां पर ऊंचाई से पानी बहता था, बड़े बड़े जल प्रपात होते थे, केवल वहीं पर ही ये जो टरबाइन है ये स्थापित किए जाते थे, जल विद्युत संयंत्र स्थापित किए जाते थे। लेकिन आजकल क्योंकि तकनीकी का विकास हो गया है तो बांध बनाकर जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग भी हम विद्युत उत्पादन में करने लगे हैं। तो इसके द्वारा भी हम क्या कर सकते हैं, टरबाइन को घुमाकर विद्युत प्राप्त कर सकते हैं। तो नई नई तकनीकी को जैसे जैसे विकास होता जा रहा है तो ये जो ऊर्जा के स्रोत हैं इनकी दक्षता में भी वृद्धि होती जा रही है। तो बच्चों यहाँ पर हमारा ये भाग कंप्लीट हो गया है। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में हमने जो भी बातें की है वो आपने अच्छे से समझी होगी और अपनी कॉपी में नोट भी कर ली होगी। तो मिलेंगे हम अगले वीडियो में इस पाठ के अगले भाग के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।